हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 26। एकल कला मोटर्स व्यावसायिक रूप में निर्मित होती है। दोस्तों, एकल कला मोटर्स व्यावसायिक रूप से 2 HP तक बनाए या निर्मित किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 HP। 100 वाट की एक एकल फेज प्रेरण मोटर 230 वोल्ट AC से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक बाइंडिंग स्टार्ट पे खुलती है तो रोटर का परिणामी आघूर्ण क्या होगा दोस्तों? तो शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। चूंकि सहायक बाइंडिंग खुली है इसलिए मोटर पर परिणामी आघूर्ण शून्य होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है सर? सहायक बाइंडिंग खुली है तो खुली रहने पे मोटर पे परिणामी आघूर्ण शून्य होता है। अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए किया जाता है। स्टेपर मोटर्स ज्यादातर के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, स्टेपर मोटर्स ज्यादातर कंट्रोल सिस्टम के लिए अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। सीधी लाइन परिवर्तक से शुरू होने वाले 3 कला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ में सुरक्षा इसके द्वारा दी जाती है। तो अनुपोषण फ्यूज के द्वारा। दोस्तों, DOL स्टार्टर से शुरू होने वाले 3 फेज प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा के लिए बैकअप फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस स्टार्टर द्वारा वोल्टेज में से एक का भी नियंत्रण नहीं होता, इससे मोटर को केवल ओवरलोड होता है, जिसे प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसी को अनुपोषण फ्यूज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय विभाग की दिशा में चलता है। इसका कारण क्या है? तो लेंज के नियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की दिशा में चलता है। इसका कारण है लेंज का नियम। निम्नलिखित में कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? तो एक सर्कुलर प्रेरण मोटर फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण के प्रतिरोध डॉट से कम होना चाहिए। तो 1 मेगावाट से कम होना चाहिए। फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध 1 मेगावाट से कम होना चाहिए। पोल अंतराल को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों, पोल अंतराल को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या पर परिभाषित किया जाता है। AC सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के फेज का अंतर 90 डिग्री हो तो विद्युत शक्ति क्या होगा दोस्तों? तो विद्युत शक्ति शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। AC सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति होगी शून्य। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डेल्टा कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डेल्टा संयोजन में उपलब्ध नहीं होता है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है दोस्तों? तो केवीए में। अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। और किलोवाट में किसको दी जाती है? तो किलोवाट में प्राइम मूवर की रेटिंग दी जाती है।
और ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग केवीए में दिया जाता है। मोटर की रेटिंग एचपी में दिया जाता है। मोटर की रेटिंग किस में जाता है? एचपी में। ब्रशहीन अल्टरनेटर में यदि दो अल्टरनेट एक ही शॉप पर हो तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर। मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर। डॉट डॉट का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा भार को अंतरायित युक्त विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो यूपीएस का यूनिटरी पावर सप्लाई का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा भार को मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो यूपीएस का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा भार को अंतरायित मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है दोस्तों? 800 केजी कैलोरी के बराबर होता है। ऐसा आपको पता थी? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। और इसी को कैलोरी में बदलिएगा 4.18 से भागा देके तो आएगा 860। टोरॉयड क्या है दोस्तों? तो टोरॉयड तार की कुंडलीकृत क्वाइल होता है जो गोलाकार ऐसे होता है। इसके ऊपर तांबे का लपेटा मारा होता है। इसी को तार की कुंडलित क्वाइल को ही टोरॉयड कहा जाता है। टोरॉयड एक तार की कुंडलीकृत क्वाइल होती है। किस प्रकार के दिष्ट धारा मशीनों के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? तो उच्च धारा और निम्न धारा। उच्च धारा तथा निम्न वोल्टेज के लिए दिष्ट धारा मशीन में पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि निम्न धारा तथा उच्च वोल्टेज के लिए तरंग वेव कुंडली दिष्ट धारा जनरेटर को प्राथमिकता दी जाती है, याद रखिएगा, जनरेटर को। यदि एक 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर को 230 एसी पर्दाय से जोड़ दिया जाता है तो यह कैसे चलेगी दोस्ती? तो यह निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। यह निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। दिष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो प्रकीर्णन हानि कहा जाता है। दिष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ प्रकीर्णन हानि कहा जाता है। प्रकीर्णन हानि कहा जाता है। बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो वाटर हीटर में। बिजली की खपत सबसे अधिक कहा जाए तो वाटर हीटर में होता है। वॉशिंग मशीन में कम, आयरन में कुछ ज्यादा, वैक्यूम क्लीनर में भी कम होता है। वाटर हीटर में सबसे ज्यादा होता है। चालक तार एक पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? तो 50 बाई प्रतिरोध में बिंदुओं की संख्या, मतलब मेगा ओम में। किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं? तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है तो करंट का ताप प्रभाव हो जाएगा। आपको पता है कि जूल के नियम बराबर H बराबर R स्क्वायर RT होता है। कौन से फ्यूज आकार में बड़े होते हैं? डीसी फ्यूज, एसी फ्यूज, स्ट्राइकर टाइप के फ्यूज, कारतूस प्रकार के फ्यूज। तो डीसी प्रकार के फ्यूज आकार में बड़े होते हैं। डीसी फ्यूज आकार में बड़े होते हैं। ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए दिया जाता है तो विसंपरण को रोकने के लिए। विसंपर्कन को रोकने के लिए। किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम होती है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक से जो विद्युत उत्पादन किया जाता है उसका संचालन लागत न्यूनतम होता है इनके अपेक्षा।
ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ईंधन सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, यह सही है। वे सक्षम है, ये भी सही है। उनके स्थान पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, ये भी सही है। वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं, उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है, ये गलत है। विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है, उसे जितना हो सके उतनी ही तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रिएक्टर कूलेंट कहा जाता है। विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होती है, उसे जितना हो सके उतना ही तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को रिएक्टर कूलेंट कहते हैं, जिसमें D2O, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन क्या होता है? तो देखिए, विंड मिल में जो बिजली का उत्पादन होता है, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन हवा की गति के घन के समानुपाती होता है। हवा के गति के घन के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हवा के गति के घन के अनुपातिक या समानुपातिक। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन को चुनिए। तो देखिए, कोरोना हानि के कारण संचालन लाइन में विद्युत धारा जो अक्रिय स्वरूप की जाती है, यह गलत है। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना हानि के कारण संचालन लाइन में विद्युत धारा जो अक्रिय स्वरूप नहीं होता है, अर्थात कोरोना हानि से विद्युतीय राशि अज्वाक्रिय हो जाती है। कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति विद्युत प्रणालियों पर डॉट डॉट प्रभाव डालती है, तो चालक का संचारण करके प्रभाव डालती है। कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति विद्युत प्रणालियों पर चालक का संचारण करके प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? तो बी होगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता है? तो भू संपरण बिंदु पर विचार नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय भू संपरण मापदंड पर विचार नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? तो किलिट वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है। किलिट वायरिंग को अस्थायी वायरिंग भी कहा जाता है। वायरिंग मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक अस्थायी वायरिंग, जो वायरिंग अल्प समय के लिए किसी भी मेले में, किसी भी फंक्शन में किया जाता है, तो अस्थायी वायरिंग होता है। और अस्थायी वायरिंग दीर्घ अवधि तक उपयोग की जाती है, जिससे आवासीय में, भवनों में, कार्यालय में, विद्यालय में, उद्योगशाला में किया जाता है। अस्थायी वायरिंग कई प्रकार का होता है। आप अपने घर के लिए 1.5 टन एयर कंडीशनर मतलब एसी खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हर एक का वाटेज 1000 वाट से अधिक है। एयर कंडीशनर लगाने के लिए कितने पावर सब सर्किट की जरूरत होगी? तो 2, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 हो जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना। किसी ट्यूबलाइट में जो चोक लगाया जाता है, समुचित मात्रा में करंट को सीमित किया जाता है। प्रदीप्ति की इकाई क्या होता है? तो लक्स। किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का। एल्युमिनियम को 10 बार पदार्थ के रूप में वरीयता दी जाती है। तो एल्युमिनियम को 10 बार पदार्थ में वरीयता दी जाती है। तो निम्न लागत के
कारण। ACSR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ऑप्शन नंबर सी। एसी या एस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, याद करते चलिएगा। यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं, यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं, तो यह ट्रांसफर ऊंचाई होगा। क्या होगा? ऊंचाई होगा। मतलब यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। इसमें N2 बाइंडिंग होगा, जो क्या होगा? N1 से अधिक होगा। अगर N2 अधिक है तो ऊंचाई, और N1 अधिक है तब उपचाई होगा। ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो उच्च सिलिकॉन स्टील का, उच्च सिलिकॉन स्टील का। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल कितने बाइंडिंग होते हैं? तो केवल एक बाइंडिंग, याद रखिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक बाइंडिंग होता है। परिणाम मित्र में लौह हानि पाई जाती है, तो परिणाम मित्र में लौह हानि पाई जाती है, वह कोर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोर में। ट्रांसफार्मर में लौह हानि कहाँ पाया जाता है? तो कोर में। परिणाम मित्र में पूर्ण भारित तांबे का नुकसान 1600 वाट है, तो अर्ध भारित तांबे का नुकसान क्या होगा? देखिए सर, एक फॉर्मूला होता है P समानुपाती लोड स्क्वायर। क्या होता है? लोड स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया है अर्ध भारित तांबे का नुकसान पूछ रहा है दोस्तों, तो अर्ध तांबे का नुकसान हम निकालेंगे। तो देखिए 1600 दिया है, तो अर्ध भारित मतलब 1/4, तक काटिएगा तो कितना होगा? 400। कितना आएगा? 400। नहीं समझे? फिर से आपको हम समझाते हैं। अर्ध भारित तांबे का नुकसान मतलब 50%। कितना? 50%। 50% का मान कितना होगा दोस्तों? तो 1/2 होगा। अभी बताएं तो P समानुपाती लोड स्क्वायर होता है। लोड स्क्वायर, P समानुपाती लोड स्क्वायर। तब P समानुपाती 1/2 के स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप मान कितना निकलेगा? यहाँ से आप मान निकालिएगा तो 1/4। तो P बराबर क्या होगा? 1/4, और है कितना? 1600। तो काटिएगा तो कितना आएगा? 400 वाट। याद रखिएगा, शक्ति बराबर शक्ति समानुपाती होता है लोड स्क्वायर। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग नीला होता है। और फ्लेक्सिबल केबल के महीन तार के समूह में इकट्ठा कर चालक आवरण चढ़ाई जाती है। तुल्काली मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होता है? तो 0 होता है। तुल्काली मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात 0 होता है, क्योंकि तुल्काली मोटर के रोटर पे तात्क्षणिक बलाघूर्ण 0 होने के कारण, जिसके कारण तुल्काली मोटर व स्वयं परिचालन में असफल रहती है। और तुल्काली मोटर एक डबल एक्साइटेड मोटर होती है। इस मोटर की गति एक तुल्कालिक गति प्राप्त होती है। तो तुल्कालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होती है? 0 होती है। उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्काली मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित की जाती है? तो उसे कहा जाता है लॉक्ड रोटर टॉर्क। लॉक्ड रोटर टॉर्क। तुल्कालिक मोटर के उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे के लगाया जाता है। तो उपयुक्त दोनों कार्य क्या नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है दोस्तों? तो रख रखाव की लागत में कमी होती है।
SF6 निर्वात तेल और वायु माध्यमों का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है किसके लिए? तो परिपथ वियोजक के लिए किया जाता है। पहले भी मिला हुआ सेट में क्वेश्चन है। 50 हर्ट्ज पे कार्यरत 4 पोल्स वाले हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति निकालना है। तो रोटर की गति निकालने के लिए आपको सूत्र बताया गया था कि NS बराबर होता है 120 F/P। P पोलों की संख्या है और F हर्ट्ज है, तो इसे हल कीजिएगा तो 1500 RPM आएगा। F का मान यहाँ 50 दीजिए और बट्टा में 4 से भागा दीजिए, तो 40 कितना घटेगा? 4 से 30, 30 में 50 से गुना कीजिएगा, 1500 RPM आएगा। तो यहीं तक टेक्निकल है देते हैं दोस्त, इसका पार्ट 2 लोड करेंगे।